नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज के सेशन में हम भूगोल का अध्याय 2 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी कि इस अध्याय के अंदर हम वनों के बारे में और वन्य जीव संसाधन यानी कि वनों के अंदर रहने वाले वन्य जीवों के बारे में और कैसे उनको लिए अलग अलग परियोजनाएं, उनके संरक्षण के लिए अलग अलग परियोजनाएं लाई गई, कैसे उनका संरक्षण किया गया, किस प्रकार से एक नीति अपनाई गई, उन सब के बारे में हम हमारे आज के इस अध्याय में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। सबसे पहले कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात यानी मेन जो है उनके बारे में बात करूं कि भारत में मेनली कौन कौन से हैं। तो इसमें भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। यानी कि जो भारत के ही वन्य जीव है, यानी कि जिनका जन्म भारत से ही माना जाता है, उनके अंदर से 10% तो वनस्पति जात और 20% जो स्तनधारी थे वो लगातार लुप्त होने की कगार पर है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर ही हैं, यानी कि कई तो लुप्त हो भी चुकी हैं और कई कुछ समय बाद में लुप्त हो जाएंगी। लुप्त होते वन, भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है और देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 यानी कि लगभग 80% मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यानी कि जो कुल होना चाहिए उसमें कितना है, अनुमानित जो है वो 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% है। जैसे कि आपको पता है बच्चों, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो उसका सिर्फ 24% क्षेत्रफल यानी कि लगभग 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल ही वनों के लिए आरक्षित है, यानी कि जहां वन उपस्थित है। जिसके अंदर बच्चों अगर इसके अंदर भी मैं बात करूं तो 12.2% पे सघन वन है, 9.14% पे खुले वन है और 0.14% पे मैंग्रोव वन है। बच्चों ये वनों के अलग अलग प्रकार होते हैं जो टोटल वनों का एक हिस्सा बनते हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। बच्चों उपनिवेश काल के अंदर भारत के अंदर जो वनों की कटाई थी वो बहुत ज्यादा थी। अब भारत धीरे धीरे इस जो कटाई थी इसको कम कर रहा है और वनारोपण कर रहा है ताकि जो वन है इनकी टोटल जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया जा सके। परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है, यानी कि कैसे इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। अब मैं बात करता हूं बच्चों सामान्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी कि जो जीवित है और जो सामान्य रूप से चल रही है, जिसके अंदर आते हैं बच्चों पशु, साल, चीड़ और कृंतक यानी कि रोडेंटस इत्यादि। ये मानी जाती है बच्चों सामान्य जातियां। संकटग्रस्त जातियों की अगर मैं बात करूं तो काला हिरण। संकटग्रस्त का मतलब होता है बच्चों वे जातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं, यानी कि अगर उनका सही से संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों के अंदर ये हमारी दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। तो ये है बच्चों मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी कि मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। जैसे कि बच्चों आप संगाई देख सकते हो, गेंडा देख सकते हो, ये लगातार क्या है, विलुप्ति की कगार पर है, यानी कि इनको संकटग्रस्त जातियां बोला जाता है। एक होती है बच्चों सुभेद्य जातियां, यानी कि वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, यानी कि अभी विलुप्ति के कगार पर तो नहीं है पर लगातार ऐसे ही अगर घटती रही तो ये भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, यानी कि विलुप्त हो जाएंगे। इन जातियों को बोला जाता है सुभेद्य जातियां। इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। यानी कि अभी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में तो शामिल नहीं है, पर अगर इनके लिए संरक्षण नहीं किया गया तो जल्द ही ये जातियां भी संकटग्रस्त श्रेणियों के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। आप देख सकते हो बच्चों ये एशियाई हाथी, ये गंगा नदी की डॉल्फिन, तो ये किस जातियों के अंदर आती है, सुभेद्य जातियों के अंतर्गत
आती है, यानी कि ये अभी तो संकटग्रस्त नहीं है, पर अगर कुछ समय ऐसे ही चलता रहा तो ये जल्दी संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आ जाएंगे। एक है बच्चों दुर्लभ जातियां, यानी कि इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। यानी कि बिल्कुल मैं बात करूं तो सुभेद्य जातियों की तरह ही इनका भी यही कार्य रहता है। स्थानीय या स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे कि अंडमानी टील, बच्चों ये वो जातियां होती हैं जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व के हर स्थान पर पाई जाती है, एक पर्टिकुलर स्थान पर ही पाई जाती है, उनको बोलते हैं बच्चों स्थानिक जातियां, यानी कि उस स्थान से ही संबंधित होती हैं। जैसे कि अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। यानी कि जो मिथुन जाति है वो सिर्फ अरुणाचल में ही पाई जाती है, जो अंडमानी टील है ये सिर्फ पूरे विश्व के अंदर अंडमान में ही पाए जाते हैं। तो ये बच्चों वो जातियां होती हैं जिनको स्थानीय जातियां भी कहा जाता है। लुप्त जातियां, यानी कि वे जातियां जो लुप्त हो चुकी हैं, यानी कि इनका समय रहते हुए संरक्षण नहीं किया गया और आज ये समय आ गया है कि ये जातियां आज हमारे सामने या हमारे अंदर, हमारी इस पृथ्वी में विद्यमान नहीं है। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, यानी कि जहां ये पाई जाती थी जब वहां उनकी खोज की गई तो वहां ये नहीं थी, यानी कि अब ये यहां से विलुप्त हो चुकी हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। यानी कि बच्चों एशियाई जो चीता है जो सबसे दुर्लभ प्राणियों में आता था, बच्चों वन्य जीवों के अंदर आता था। बच्चों ये प्रकृति या वन्य जीवों के अंदर सबसे तेज भागने वाला जानवर था। इसकी स्पीड बच्चों लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, इतना तेज ये भागता था। और ये आप देख सकते हो बच्चों गुलाबी सिर वाली जो बतख है ये भी अब क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। अब मैं एशियाई चीता की बात करूं, एशियाई चीता भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, यानी कि सबसे तेज अगर किसी स्तनधारी प्राणी की बात करूं तो वो कौन सा था, एशियाई चीता। चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता था, यानी कि इतनी ज्यादा स्पीड में बच्चों ये दौड़ सकता था। और 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, यानी कि ये एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। और भारत में यह जाति 1952 से लुप्त घोषित कर दी गई है, यानी 1952 को लास्ट एशियाई चीता देखा गया था। उसके बाद से आज तक एशियाई चीते को भारत में नहीं देखा गया और उस समय इस जाति को लुप्त घोषित कर दिया गया। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। अब मैं बात करता हूं कि भारत ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। जैसे कि 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की, यानी कि वे लोग जो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं उन्होंने सरकार के सामने इस मुद्दे को रखा कि आपको भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई ना कोई उपाय करने चाहिए। और इसी सीरीज में भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। बच्चों ये सबसे बेस्ट अगर मैं कहूं तो एक वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लाई गई एक स्कीम या लाई गई एक परियोजना थी, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे, यानी कि वन्य जीवों के आवास को रक्षण करना ताकि उनको वह परिस्थितियां मिल सके जहां वो पनप सकते हैं। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई कि कौन कौन सी जातियां रक्षित हैं, मतलब उनके जो शिकार को भी वैध कर दिया गया, कुछ आवासों को भी रक्षित कर दिया गया, भी यहां मानव का हस्तक्षेप भी नहीं हो सकता। बाघ परियोजना, और इसी सीरीज में लाई गई बच्चों बाघ परियोजना। आप देख सकते हो कि वन्य जीव संरचना में बाघ यानी कि टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है और 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई।
जब देखा गया बच्चों कि अगर इसी तरह चलता गया तो बाघों की संख्या विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब जाकर शुरू की गई बाघ परियोजना, यानी कि बाघों के संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, मतलब जहां बाघों के लिए रहने के लिए उचित परिस्थितियां थी उनको उनका सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, यानी कि जो बाघ थे उनके भोजन के लिए जो बाकी जो जातियां थी जिनका वे शिकार करते थे उन जातियों का कम होने के कारण भी बाघ धीरे धीरे खत्म होते गए। और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण रहे। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि कहां 55,000 संख्या हुआ करती थी इनकी और कहां सिर्फ मात्र 1827 रह गई। लुप्त जातियां, चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। यानी कि जो बाघों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके जो निशाने पे रहते हैं वो मेनली भारत और नेपाल ही रहते हैं। यानी कि बाघों के लिए, टाइगर के लिए जो उचित आवासीय स्थितियां हैं वो भारत और नेपाल ही प्रदान करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, तो भारत ने बाघों के संरक्षण के लिए जो योजना लेके आए वो था बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर। विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्रा एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। यानी कि कैसे बाघों का संरक्षण किया जा सकता है, बाघों के संरक्षण के लिए ही ये योजना लाई गई थी जिसका नाम क्या था बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर। अब इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार और असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। यानी कि कहाँ स्टार्टिंग के अंदर, शुरुआत के अंदर ये जो बाघ संरक्षण की परियोजनाएं शुरू की गई थी इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखते हैं बच्चों कि सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण। बच्चों सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण आरक्षित रूप में, रक्षित रूप में और अन्य रूप में किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं आरक्षित वनों की बात करूं तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यानी कि आरक्षित वनों के अंदर जो मानवीय हस्तक्षेप है उसको बैन कर दिया गया है। यहाँ बिना परमिशन कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं सकता। एक होते हैं बच्चों रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित इन वनों का है और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। यानी कि एक तो था आरक्षित वन, एक होता है रक्षित वन, जहाँ के कुछ थोड़ी बहुत जो मानव क्रियाकलाप है वो हो सकते हैं, यानी कि पहले की अपेक्षा तो काफी कम कर दिया गया है। एक होते हैं बच्चों अवर्गीकृत वन, यानी कि इसके अलावा जितने भी प्रकार के सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब मैं बात करूं बच्चों कि समुदाय और वन संरक्षण। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है और इन्हीं विश्वासों से विभिन्न वनों को मूल एवं कुमार्य रूप से बचाकर रखा गया है। यानी कि बच्चों आप देख सकते हो भारत में भी समय समय पर अनेक आंदोलन हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए। भारत में प्रकृति को सबसे महान माना जाता है। बहुत सी स्थान ऐसे हैं जहां पेड़ों की पूजा की जाती है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी कि देवी देवताओं के वन कहे जाते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। यानी कि जिन वनों को ये पवित्र मानते हैं वहां ये खुद तो जाते ही नहीं, जबकि किसी और को भी नहीं जाने देते। यानी कि वनों की कटाई भी नहीं करने देते या अन्य किसी भी प्रकार से घुसपैठ नहीं करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं, जैसे कि
छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कंदब के पेड़ों की पूजा करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल थे बच्चों कि ये जो जातियां होती है इन पेड़ों को कटने से रोकती है। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं और आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है, यानी कि उनका रख रखाव किया जाता है, उनका बचाव किया जाता है, वहां मानव हस्तक्षेप को रोका जाता है। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि ये इनको पवित्र मानते हैं। तो बच्चों ये ना तो खुद नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही किसी को पहुंचाने देते हैं। तो बच्चों आज के इस अध्याय में इतना ही। आज के इस अध्याय में हमने वनों के बारे में और वन्य संसाधनों के बारे में जाना, वन्य जीवों के बारे में जाना, उनके संरक्षण के बारे में जाना कि कैसे उनका संरक्षण किया जा सकता है और कैसे आदिकाल से किया जा रहा है। अब हम मिलते हैं हमारे इसी सीरीज में यानी कि भूगोल के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।